सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं प्रशांत आज पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ सूची पर्यावरण के द्वितीय भाग को लेकर के। आज हम द्वितीय भाग में श्लोक संख्या 4 से 7 तक पूरा करेंगे। आइए समय को व्यर्थ ना करते हुए पाठ की ओर चलते हैं। प्रथम श्लोक के रूप में आपके सामने आज की इस वीडियो में आ रहे हैं। सबसे पहले हम इसका वाचन करेंगे। मैं पदों का संधि विच्छेद करके आपके सामने उच्चारण करूंगा। आइए पढ़ते हैं। किंचित कालम नय माम अस्मान नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम एकान्ते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। सूची, यहाँ पर जो सूची शब्द है और उसके बाद में जो दशमलव इत्यादि आप देख रहे हैं, बिंदु देख रहे हैं, वो सूचित करता है कि पूर्व जो हमने सबसे पहले एक पाठ का श्लोक किया था, जिसके अंतर्गत पहली लाइन थी, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम। यह पंक्ति सभी श्लोकों के साथ यथावत अंतिम में प्रयोग में ली जाएगी। आप इसी के समान इसको समझिएगा। तो यहाँ सूची के बाद बिंदु कहने का तात्पर्य यही है, दुर्वहम अत्र जातम जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। यह पूरी पंक्ति इस श्लोक के बाद प्रयोग की जाएगी। आइए श्लोक का अनुवाद करते हैं और इसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हैं, यह पाठ मैं दोबारा आपके लिए दोहरा देता हूँ। यह पाठ श्री कवि श्री हरिदत्त द्वारा रचित रसल लतिका नामक ग्रंथ से संकलित किया गया है, जिसका शीर्षक है शुचि पर्यावरणम। अर्थात नाम से ही स्पष्ट है कि ये पर्यावरण से संबंधित पाठ है, तो इसमें पर्यावरण से संबंधित बातें की जाएंगी। आइए श्लोक में देखते हैं कि क्या हमारे समझने योग्य है। पहला शब्द है, चलिए सबसे पहले मैं इसके अनुवाद पे जाने से पहले मैं आपको इसके भाव को स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ कवि ये कहना चाह रहे हैं कि आप सभी को पता है, पूर्व श्लोक से इसके संदर्भ को ग्रहण करते हैं। संदर्भ ये है कि ये पर्यावरण के प्रदूषण से महाकवि कवि हरिदत्त चिंतित हैं, शोकग्रसित हैं। इसी को लेकर के वह इस श्लोक को कह रहे हैं और वो कहते हैं कि इस महानगरीय प्रदूषण युक्त स्थान से दूर हम कहीं ग्रामांते, अर्थात मतलब ग्राम के सीमा पर मैं इस तरह की चीज़ें देखता हूँ। तो क्या देखता हूँ, इस श्लोक में इसी बात का वर्णन किया गया है। आइए इसका अनुवाद समझते हैं। कंचित कालम, कंचित अर्थात कुछ, कालम समय, नय अर्थात नय नी धातु है जिससे नए शब्द बना है, अर्थात नय कहने का तात्पर्य है ले चलो, अर्थ ले चलो। किंचित कालम नय, कुछ समय के लिए ले चलो। माम अस्मान नगरात् बहुदूरम, माम मुझको, अस्मान नगरात् इस नगर से, बहुदूरम बहुत दूर, अस्मान नगरात् नय
बहुदूरं माम् अस्मान् नगरात् नय बहुदूरं किंचित कालं माम् अस्मान् नगरात् दूरं नय, अर्थात कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से दूर कहीं ले चलो। बहुदूरम बहुत दूर। अब कहते हैं अगली पंक्ति में प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झरम नदी पयः पूरम, अर्थात प्रपश्यामि भली प्रकार से, प्रउपसर्ग पूर्वक पश्च धातु से बना है ये शब्द, जिसका अर्थ है देखता हूँ। क्या देखता हूँ? बहुत विशिष्ट रूप से मैं किसी चीज़ को देखता हूँ, अर्थात मुझे स्पष्ट रूप से एक चीज़ दिखाई देती है। क्या दिखाई दे रही है? ग्रामांते, ग्राम अंते अर्थात ग्राम की सीमा पर। क्या दिख रहा है गांव की सीमा पर? निर्झर अर्थात झरने, नदी नदी, पयः तालाब सरोवर, पूरम पयः पूरम अर्थात तालाब, पय यानी जल से, पूरम माने भरा हुआ, जल से भरा हुआ क्या होता है? सरोवर। तो मैं ग्राम की सीमा पर सरोवर को, झरनों को, नदी को देखता हूँ। आगे चलते हैं। एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। एकांते कांतारे, एकांत अर्थात एकांत में, कांतारे वन में, एकांत वन में, एकांत अर्थात जनशून्य वन में। क्षणमपि, क्षण अर्थात किंचित समय, किंचित कालम कुछ समय, में स्यात् संचरणम मेरा संचरण हो जाए, यानी अर्थात मैं कुछ समय वन में अकेला घूम पाऊँ, घूम सकूँ, मुझे इतनी दूर ले चलो, ऐसे स्थान पर ले चलो, ऐसी कवि प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है, अपने मनोभाव को व्यक्त कर रहा है। आइए अगले श्लोक पर चलते हैं। यहाँ पर इससे जाने से पहले मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ, मैंने श्लोक से नीचे उसका अनुवाद अर्थात उसके बाद में शब्दार्थ, धीरे धीरे हम अपने वीडियोज़ में उनके स्तर को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, पूर्व की वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आएगी वो उसका अपग्रेडेड वर्जन होगा। जैसे यहाँ पर पहले वाले वीडियो में जो हमने बनाई थी उसमें शब्दार्थ नहीं थे, यहाँ पर धीरे धीरे कुछ कुछ शब्दार्थों के माध्यम से मैं इस शब्दार्थ की परंपरा को प्रारंभ कर रहा हूँ। अगली आने वाली वीडियोज़ में आप इसी तरह की शब्दार्थ की शैली देखेंगे। कुछ कठिन शब्द होंगे, उनके आपको अर्थ दिखाए जाएंगे और वो आपको याद करने हैं। आइए अगले श्लोक पर चलते हैं। अगला श्लोक है हमारा, फिर से वही हम भावार्थ को स्पष्ट कर देते हैं, वहीं इसी क्रम में ये अगला श्लोक आ रहा है। आइए इसके शब्दार्थ को समझते हैं, अनुवाद करते हैं, उसके बाद में इसके भावार्थ पर चलते हैं। हरित हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि। शुचि अर्थात वही एक पंक्ति जो हमने पूर्व में पढ़ी थी। दुरूहम अत्र जातम जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम। यही पंक्ति दोबारा से दोहरानी है इसके साथ। आइए इसके अनुवाद को करते हैं, शब्दार्थ को जानते हैं, भावार्थ को जानते हैं। हरित हरा, तरुणाम वृक्ष का, ललित लतानाम कोमल, ललित कोमल, लतानाम कोमल, ललित कोमल भी और सुंदर भी, यह दोनों अर्थ ललित शब्द से लिए जाते हैं। लतानाम लताओं के, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया,
हरे हरे वृक्षों तथा सुंदर बेलों की कतारें रमणीय हैं। यहाँ पर कवि उस ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम इसको स्पष्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उससे आगे चल करके कवि कह रहे हैं कि उस गांव में उस ग्रामांते अर्थात ग्राम की सीमा के बाहर क्या क्या है, वन में क्या क्या है, वृक्ष हैं, हरे हरे वृक्ष हैं, सुंदर बेलों की कतारें हैं, जिसके कारण वे जो वन हैं वो रमणीय है। रमणीय अर्थात शोभनीय है। शोभनीय अर्थात जो मन को भाने वाला है, ऐसा है। आगे अगली पंक्ति देखते हैं। कुसुमावली समीर चलिता स्यात् में वर्णीया मेरे द्वारा वर्णीय है, अर्थात वर्ण करने योग्य है। आइए जानते हैं क्या वर्ण करने योग्य है। वर्ण अर्थात आलिंगन करने योग्य है, संचरण करने योग्य है। इस तरह के अर्थ वर्णीय के आते हैं, लगाए जाते हैं। कुसुमावली समीर चलिता, कुसुमावली अर्थात फूल, कुसुम फूल, वली यानी पंक्तियाँ, कुसुम फूलों की पंक्तियाँ मेरे द्वारा मेरे द्वारा रमणीय है। फूलों की पंक्तियाँ मेरे द्वारा रमणीय हैं। अब जानते हैं कि फूलों की पंक्तियाँ कैसी हैं। तो ये कह रहे हैं कि समीर चलिता कुसुमावली, समीर अर्थात पवन, वायु के वेग से, वायु के चलने से हिली, चलिता यानी प्रकंपित अर्थात हिलती हुई, प्रकंपित होती हुई फूलों की पंक्तियाँ मेरे द्वारा वर्णीय हैं, अर्थात मेरे द्वारा वर्ण किए जाने योग्य हैं, आलिंगन किए जाने योग्य हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली पंक्ति है वनमालिका रसालम। वनमालिका अर्थात चमेली, नवमालिका यानी चमेली। तो ये कह रहे हैं कि आगे और भी बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या है। चमेली के पुष्प होते हैं, आप सभी को पता है। चमेली रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, अर्थात नवमालिका यानी चमेली रसालम अर्थात आम के वृक्ष से मिलिता रुचिरम संगमनम, मानो आम के बेल से लिपटी हुई है और वह देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत रमणीय लग रही है। कौन? चमेली। ठीक है, आगे चलते हैं अगले श्लोक की ओर। यहाँ पर महाकवि मानव जाति के लिए एक वरदान है। ठीक है, प्रकृति मानव जाति के लिए एक वरदान है। आइए जानते हैं कि प्रकृति मानव जाति के लिए किस प्रकार वरदान है। देखते हैं, श्लोक में वर्णन करते हैं कवि हरिदत्त जी। श्लोक संख्या 6। अयि चलबंधो खगकुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम पुर कलरव भ्रमित पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो घृत सुख संदेशम चाकचिक्यजालम नो कुर्यात् जीवितम रसहरणम। आइए
आई अर्थात अरे, चल बंधो बंधु हे मित्र चलो, अरे मित्र चलो। खगकुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम, कहाँ चलो भाई, प्रश्न उठता है कि आई बंधो चलो, चल कुत्र गच्छ मतलब कुत्र चल, कहाँ चलें। तो प्रश्न का उत्तर ये है कि खगकुल कलरव, खग पक्षी, यहाँ दो शब्द हैं, तीन मुख्य रूप से आप देखिए खग जो है यहाँ पर दो शब्द हैं, ख और ग। ख यानी आकाश, ग यानी गच्छति, खे गच्छति इति खगः। खग शब्द है जो आकाश में जो चलते हैं, आकाश में जो गमन करते हैं, उन्हें कहते हैं खग। खग यानी पक्षी, पक्षियों के कुल यानी समूह, पक्षियों के समूह की कलरव ध्वनि यानी पक्षियों के समूह के ध्वनि से गुंजित, गुंजित अर्थात गुंजायमान अर्थात उनकी ध्वनियों से युक्त वन प्रदेशम गच्छ चल, है ना। खगकुल कलरव गुंजितम वन प्रदेशम चल, अयि बंधो खगकुल कलरव गुंजितम वन प्रदेशम चल। पक्षियों के कुल के ध्वनि, पक्षियों के समूह की ध्वनियों से गुंजित वन प्रदेश, वन प्रदेश कैसा है, पक्षियों की ध्वनियों से युक्त वन प्रदेश में अयि बंधो चल, हे अरे बंधु चलो, अरे मित्र चलो। पुरकलरव, देखिए यहाँ पर दोबारा से कलरव शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर कलरव है, वहाँ पर ध्वनि दिया गया था और यहाँ पर कलरव पुर के साथ में है, तो यहाँ पर भाव ये निकलेगा कि शोर, कलरव अर्थात शोर, वहाँ पर ध्वनि और शोर। ध्वनि इसलिए कहा गया है क्योंकि ध्वनि कर्ण प्रिय हो सकती है, परंतु जो पुर कलरव, जो यहाँ पर पुर के साथ में कलरव यूज़ किया गया है वो शोर के इस्तेमाल, शोर के अर्थ में लिया गया है। तो कोलाहल, शोर अर्थात कोलाहल के रूप में लिया गया है कि पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, अर्थात नगर के कोलाहल से त्रस्त लोगों के लिए शुभ समाचार। नगर के कोलाहल से त्रस्त यानी प्रभावित, त्रस्त यानी ग्रसित, शोषित, इस प्रकार के अर्थ यहाँ पर लिए जाते हैं त्रस्त के। नगर के कोलाहल से त्रस्त लोगों के लिए धृतम सुख संदेशम, सुख संदेश को धारण करते हैं। सुख संदेश कौन धारण कर रहा है, अभी ऊपर लाइन में हमने एक विशेषण पढ़ा था, वन प्रदेशम, ऐसा वन प्रदेश जहाँ पर पक्षी गूंज रहे हैं, हरे हरे पेड़ हैं, लताएं हैं, मालाएं हैं, कुसुम हैं, नवमालिका है, रसालम है, निर्झर है, नदी है, पयपूरम है। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की वस्तुएं वहाँ पर हैं। इससे क्या है कि आपने कभी भी देखा होगा, जब आप किसी भी ऐसे प्राकृतिक जगहों पर जाते हैं, वहाँ पर आपके मन को स्वतः सुकून सा प्राप्त होता है, स्वतः शांति, मन को एक आनंद सा अनुभव होता है स्वतः। तो इसीलिए यहाँ पर यह शब्द सुख संदेश, यह शब्द प्रयोग किया गया है कि वन जो है मानव जाति के लिए सुख संदेश लिए रहता है, यानी आनंददायक है। आगे चलते हैं अगली पंक्ति पे। चाकचिक्य जालम नो कुर्यात् जीवित रसहरणम, अर्थात चाकचक्य जालम, चाकचक्य अर्थात चकाचौंध,
नो कुर्यात् जीवितं रसहरणम। रस का जीवित जीवन के रस का हरणम नो कुर्यात्, कहीं ये चाकचक्य अर्थात यह चकाचौंध, यह नगरीय चकाचौंध मानव जाति के जीवन के रस का हरण ना कर ले, अर्थात रस को समाप्त ना कर दे, नाश ना कर दे। इसके लिए कवि यहाँ पर शंकित हो रहे हैं, शोक दर्शा रहे हैं। आप नीचे शब्दार्थों को देख सकते हैं। खग पक्षी, कुल समूह, कलरव ध्वनि, चकाचौंध चाकचक्य, ये मिसप्रिंट हो गया है, चाकचिक्य होगा तो चकाचौंध। ठीक है, अगले श्लोक की ओर चलते हैं। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणम। अर्थात यहाँ पर कवि हरिदत्त शुचि पर्यावरण के अंतिम श्लोक में यह प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, आप सभी श्रेष्ठ कर्मों से, हमारे श्रेष्ठ कर्मों से पर्यावरण की रक्षा करें। या पर्यावरण को रक्षित करना, सुरक्षित करना हमारा श्रेष्ठ कर्म है। इस तरह से भी हम इसके भाव को समझ सकते हैं। आइए शब्दार्थ की ओर चलते हैं, अनुवाद करते हैं इसका हम। प्रस्तर तले, प्रस्तर अर्थात पत्थर, तले अर्थात तल पर। प्रस्तर तले पत्थरों के तल पर, लता तरु गुल्मा। लता पीछे बताया था हमने, लता अर्थात लताएं, तरु वृक्ष, गुल्मा झाड़ियाँ, नो भवन्तु पिष्टा नो भवन्तु। प्रस्तर तले पिष्टा नो भवन्तु, पिष्टा यानी पिस, नो भवन्तु न भवन्तु अर्थात पिस ना जाएं, पिष्टा नो भवन्तु पिस ना जाएं। क्या क्या पिस ना जाएं? लताएं, पुष्प, तरु वृक्ष, गुल्मा अर्थात झाड़ियाँ। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे, प्रस्तरों के तल में ये वृक्ष इत्यादि न पिष्ट भवन्तु, यह सब पिस ना जाए। कहीं ये सब कुछ प्राकृतिक संसाधन पत्थरों के नीचे पिस ना जाएं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा। पाषाणी अर्थात पत्थरकालीन, पत्थर युगीन, पाषाण युगीन कह लें, पत्थरकालीन कह लें, तो आप कहें पाषाण युगीन सभ्यता। पाषाण युग की जो सभ्यता है, प्रकृति पाषाण युग की सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, समाविष्ट ना हो जाए। स्यात् यानी हो, नहीं, स्यात् हो जाए। पाषाण युगीन सभ्यता प्रकृति में नष्ट ना हो जाए, समाविष्ट ना हो जाए, अंत ना हो जाए। तो इसके लिए मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम।
मानवाय जीवन कामये, मानव के लिए, मानव के जीवन के लिए, मानव के जीवन की कामना के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जीवन मरणम अर्थात मनुष्य की मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। यहाँ पर कवि हरिदत्त स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं मानव जीवनाय प्रार्थयामि, अर्थात मानव के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ, अर्थात मानव के जीवन की कामना करता हूँ। न जीवन मरणम, जीवन की समाप्त होने की कामना मैं नहीं करता हूँ। यहाँ स्पष्ट कर देते हैं कि मैं जीवन की कामना करता हूँ, मानव जीवन की, उसके विनाश की कामना कदापि नहीं करता हूँ। आइए शब्दार्थ जानते हैं। प्रस्तर तले, पत्थरों के तल पर, पत्थरों के तल में, गुल्मा झाड़ियाँ, नो नहीं पाषाणी पथरीली। ठीक है, हाँ, इस पाठ की समाप्ति यहाँ पर होती है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि पाठ समाप्त हो गया है। इसके बाद मैं आप सभी को एक गूगल फॉर्म दूंगा और उसमें प्रश्नोत्तर होंगे। आप उन सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यह वीडियो YouTube पर उपलब्ध है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें इस वीडियो को, और साथ ही यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो लेटेस्ट वीडियो होंगी इसके बाद जो आने वाली हैं वो सभी उपलब्ध हो जाएंगी। जैसे ही डलेंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।